Hello everyone, my name is Sanket Jain. Welcome to Study IQ. आज के लेक्चर में हम साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2021 का डिस्कशन देखेंगे। अगर आप पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप बेसिक बुक्स है हमारी, जो एनसीईआरटी हो गई, इसके बाद हम पेपर 1 के लिए बैरन या सीसेरेली, उसके बाद स्मारक स्वेन पेपर 2 के लिए। इसके अलावा अगर आप करंट अपडेशन और लेटेस्ट रिसर्च को फॉलो करते हैं तो आराम से आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं थे, उनमें आपको थोड़ी-सी अपनी एप्लीकेशन दिखानी पड़ेगी, उनको करना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये बेसिक बुक्स को रेफ़र करके जाते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं टॉपिक्स के बारे में, ठीक है? तो एनालिसिस देखते हैं आज के पेपर का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंट्यूजन्स एंड कॉमन सेंस? व्हाई डू साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज़ेस ऑन साइंटिफिक मेथड? अब देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता आ रहा है। कभी यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि कैसे हम साइकोलॉजी को साइंस से रिलेट कर सकते हैं, कैसे साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, हाउ कैन वी रिलेट साइकोलॉजी टू सोशल साइंसेज और उनकी डिफरेंट ब्रांचेस के साथ में। तो हमेशा इस तरह का आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट आप पेपर, अगर आप पीवाई की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो अगर आप पीवाई की भी प्रैक्टिस कर देंगे तो फिर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन रिलेटेबल मिल जाएंगे। मैं आपको अभी बताऊंगा अभी कि कैसे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस क्वेश्चन से पूछे गए हैं, है ना। तो आपको ये कंसेप्ट जो है साइंटिफिक मेथड का, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको उसका एक ब्रीफ बता देता हूँ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक रिसर्च हुई थी जिनको किया गया था निस्बेट निस्बेट एंड रॉस ने। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक जनरल अपने एक व्यू पॉइंट बताया था कि जो ह्यूमंस होते हैं दे आर आल्सो एवरीडे साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बोला था कि ह्यूमंस भी अलग अलग लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में या दुनिया के बारे में, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इन्होंने एक व्यू पॉइंट अपना दिया था कि ह्यूमंस आल्सो आर एवरीडे साइंटिस्ट, ठीक है। ह्यूमंस भी साइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साइंस क्या हो जाती है, साइंस एक मतलब क्या हो गया, साइंस का मतलब अगर आप लेमन सब तरीके से समझें तो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज नॉलेज, जिसमें ऑब्जर्वेशन होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके की नॉलेज है जो कि हम गेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो ये हमारे निस्बत एंड दोस्त ने बताया था कि ह्यूमंस भी इस तरीके से एवरीडे साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग लोगों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करके अलग अलग नॉलेज के बारे में बताते हैं, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब रिसर्च और होती गई और इनके बारे में पता चलता गया, तो फिर ये चीज़ निकल के आई कि जो इन्होंने जो कंसेप्ट बताया है, जो ह्यूमंस जो डेली अपनी नॉलेज के बारे में बताते हैं, वो बेसिकली और जनरली होती हैं 2 चीज़ों के बेसिस पर। एक तो इंट्यूजन्स के बेसिस पर और दूसरा कॉमन सेंस के बेसिस पर, ठीक है। उसमें एक केयरफुल एनालिसिस नहीं होता है और हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि वो हमेशा साइंटिफिक रहेगा। उसमें एक साइंटिफिक एनालिसिस की कमी होती है, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टेररिज़्म के बारे में आपने नॉलेज गेन की, है ना? आपने टेररिज़्म के बारे में ऑब्ज़र्वेशन किया, ठीक है? उसके बाद आपने उसके लिए एक अपना व्यू पॉइंट बनाया, ठीक है? तो आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, किसी और का व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन आपने इस व्यू पॉइंट को बनाते वक़्त कोई आपने केयरफुल एनालिसिस नहीं किया है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की है, ठीक है ना? तो ये कमी आ जाती है इंट्यूजन्स, कॉमन सेंस वर्सेस गेनिंग साइंटिफिक एनालिसिस, ठीक है ना? तो इसलिए फिर साइकोलॉजी को एज अ साइंस पढ़ा गया। तो शुरुआत में बोला गया कि ह्यूमन एवरीडे साइंटिस्ट होते हैं, वो भी इंट्यूजन्स के बेसिस पर, कॉमन सेंस के बेसिस पर अलग अलग नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में ये बताया गया कि जो इंट्यूजन्स होती हैं दे आर नॉट साइंटिफिक, इसलिए हमें साइकोलॉजी को एक साइंस की तरह पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसका बैकग्राउंड बता दिया है ना? अब देखिए, कॉमन सेंस और इंट्यूजन्स हो क्या जाता है? इंट्यूजन्स क्या है? एक तरीके से ये दोनों चीज़ अगर देखी जाएँ, तो ये एक फीलिंग है, ये एक सोच है, एक थिंकिंग है एक तरीके की, ठीक है ना? आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके के इमोशंस जनरेट होते हैं, ठीक है? और वो इमोशंस काफ़ी ऑटोमैटिक होते हैं। इसके अलावा वो इमोशंस जो होते हैं, काफ़ी ऑटोमैटिक होने के अलावा अनकॉन्शियस होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो इंट्यूजन्स और आपके जो कॉमन सेंस होती है, ठीक है ना? लेकिन इस इंट्यूजन्स और कॉमन सेंस का कभी भी केयरफुल एनालिसिस नहीं किया जाता है। अगर आपने केयरफुल एनालिसिस कर लिया तो फिर आप साइंटिफिक हो गया, ठीक है ना? तो इन इन दोनों में ये कमी होती है। इंट्यूजन्स और कॉमन सेंस की ये आप एक लिमिटेशन ही बोल सकते हैं कि उनका आप केयरफुल एनालिसिस नहीं करते हैं।
ठीक है? तो कॉमन सेंस क्या हो गया? साउंड एंड प्रूडेंट जजमेंट बेस्ड ऑन अ सिंपल परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड, इंट्यूजन्स अ फीलिंग दैट गाइड अ पर्सन टू एक्ट अ सर्टेन वे विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग व्हाई। ठीक है? तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। आप सिंपल टर्म में आप इस वाले क्वेश्चन में इन दोनों को एक-एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। ओके? जैसे आप इसमें आप डेली लाइफ के एग्जांपल देके भी आप बता सकते हैं, कोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर भी दे रखा है कि काफ़ी सारे ऐसे असम्पशन्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि अगर आप गुस्सा होते हैं तो अगर आप अपने गुस्से को लेटिंग इट आउट कर देंगे, तो वो हो सकता है कि चिल्लाएँ ज़ोर-ज़ोर से, तो ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है कि वो कम हो जाएगा। लेकिन साइंटिफिकली रिसर्च की गई है और ये बुशमैन ने रिसर्च करके बताया था कि इस तरह का अप्रोच अगर आप यूज़ करेंगे तो आप और ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका गुस्सा कम होगा। ठीक है ना? सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूजन्स, जहाँ पर एक साइंटिफिक एनालिसिस नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना? वो बस क्या हो रहा है कि कुछ बिहेवियर हुआ, आपने उसको प्रेडिक्ट किया और आपने फिर उसको बता दिया, ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए कोई अगर डिप्रेशन में आ जाता है ना? मान लीजिए आपने किसी अपने एक दोस्त को देखा, फ्रेंड को देखा, वो कोई टास्क पूरा नहीं कर पाया या फिर कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट नहीं ले पाया, तो वो डिप्रेशन में आ गया। लेकिन आपने उसका एनालिसिस नहीं किया कि और क्या रीज़न थे, है ना? वो क्या सिचुएशन से निकल रहा था, है ना? उसका एनवायरनमेंट कैसा था, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमें साइंटिफिक एनालिसिस करते वक़्त देखनी पड़ती है, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप इंट्यूजन्स कॉमन सेंस को ब्रीफली डिफाइन करेंगे। आप इसमें एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको बताना है कि व्हाई डू साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज़ ऑन साइंटिफिक मेथड, ये हम देखेंगे और उससे पहले हम लिमिट बताएँगे कि क्या-क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है? तो इंट्यूजन्स देखेंगे कि क्या-क्या लिमिटेशन हो सकती हैं। ये जनरली जो होती हैं, यहाँ पर लोग मेंटल शॉर्टकट्स और ह्यूरिस्टिक्स पर रिलाई करते हैं, ठीक है ना? For example, if a belief is widely shared, especially if it is endorsed by expert, it makes intuitive sense. We tend to assume it is true. ठीक है, तो जनरली हम शॉर्टकट्स या फिर किसी ने अपना व्यू पॉइंट बता दिया, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, है ना? तो अगर उन्होंने अपना कुछ व्यू पॉइंट बता दिया, तो आप उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो इट इज जनरली डिपेंड ऑन एक्सपर्ट व्यू। किसी ने अपना ओपिनियन बता दिया, है ना? किसी ने अपनी बायसनेस बता दी, तो आप उसी तरफ झुक जाते हैं, उसी तरफ आपका एनालिसिस चला जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर साइंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऑल्सो कन्फर्मेशन बायस होता है इंट्यूजेंस और कॉमन सेंस में। वी टेंड टू फोकस ऑन केसेस दैट कन्फर्म अवर इंट्यूजेंस बिलीव्स। ठीक है? अगर हम कोई सोच रहे हैं और उसे कोई कोई कन्फर्म कर दे, कोई आपका एक्सपर्ट बता दे या कोई यूट्यूब में कोई वीडियो वही चीज़ बता दे, तो आप उसको और मानना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? पीपल इंटेलिजेंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर ऑफन टर्न आउट टू बी रॉन्ग। ठीक है, इस वजह से हमें साइंटिफिक मेथड पर रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि ये जनरली ऑफन क्या होती है, अक्सर ये गलत हो जाती है, हमेशा सही नहीं होती है। इस वजह से आप क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए, ठीक है ना? आपको कुछ और अल्टरनेट निकाल के आने पड़ेंगे। तो फिर साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने प्रिंसिपल्स लेके आए, साइंटिफिक मेथड के प्रिंसिपल्स लेके आए। अब अगर आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो रिसर्च क्या होगी, रिसर्च में कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। जैसे आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना? आप उसको फ़ाल्सिफ़ाई कर सकते हैं, है ना? आप बता सकते हैं कि कितनी कितनी फेयर है ना? कितनी वेरिफिबिलिटी है उसकी। वो उसको आप अलग-अलग जगह पर रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उस रिसर्च में कंसिस्टेंसी है या नहीं, ठीक है? रिलायबिलिटी का एक प्रिंसिपल होता है, वो है या नहीं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स अगर फॉलो करेंगे, तो वो क्या रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, और वो ज़्यादा एक केयरफुल एनालिसिस है। तो वहाँ से आपको एक कॉन्क्रीट रिसर्च निकल के आती है, कॉन्क्रीट स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? देयरफॉर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, देयरफॉर दे वर रिलाइंग ऑन द साइंटिफिक मेथड्स। इस वजह से वो साइंटिफिक मेथड पर रिलाई करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि वेरिफिलिटी का प्रिंसिपल हो गया, प्रेडिक्टिबिलिटी का प्रिंसिपल हो गया, फाल्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है? ये आप पढ़ सकते हैं। बहुत जनरल सी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस वजह से साइंटिस्ट क्या करते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एम्पिरिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? जो जॉन लॉक ने दिया था, जॉन लॉक ने भी इनके बारे में बोला था, एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न बन जाते हैं जिनकी वजह से जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एम्पिरिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, ताकि उनको एक बेहतर रिसर्च मिल सके, ठीक है? एक बेहतर एक्सपेरिमेंट वो कर सकें और केयरफुल ऑब्जर्वेशन कर सकें, ठीक है? सो ये आप पहला काफ़ी ईज़ी इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि लोग इस बात से कन्फ्यूज़न हो जाएँ, क्योंकि इससे रिलेटेड पूछा नहीं हुआ है इतना, इंट्यूजन्स और कॉमन सेंस से रिलेटेड। तो इधर एग्ज़ाम्पल देने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन सेकंड पार्ट इसका काफ़ी ईज़िली टैकल किया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं, जिसका था रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल अनरेस्ट। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आप पेपर 2 के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप लिंक करके पढ़िए पेपर 1 और पेपर 2 के टॉपिक्स, ठीक है? तो आपको आसानी होगी समझने में, आप पेपर को अटेम्प्ट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि
मतलब अब ऐसा बहुत कम हो गया है कि पेपर 1 का सिर्फ़ पेपर 1 में, पेपर 2 का सिर्फ़ पेपर 2 में। आपको लिंक करके आंसर्स को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है ना? तो कैसे साइकोलॉजिस्ट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और सोशल अनरेस्ट को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है ये, आपको 4-5 प्रिंसिपल बताने हैं। मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर सके जैसे मान लीजिए जो मुज़फ़्फ़र शरीफ का क्लासिकल वर्क था, जो रॉबर्ट स्केप एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। ठीक है ना? ये कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन के काफ़ी काम आता है। इसमें सुपर ऑर्डिनेट गोल का फॉर्मेशन होता है, जिनकी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। उसके अलावा आप कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट हाइपोथेसिस। ठीक है ना? इसके थ्रू भी हम कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये किसने दिया था? ये एल्पोर्ट ने दिया था। कॉन्टेक्स्ट हाइपोथेसिस का अप्रोच किसने दिया था? एल्पोर्ट ने दिया था। आप यहाँ पे नोट करेंगे एल्पोर्ट, इसमें नोट नहीं है शायद। तो एल्पोर्ट ने इसके बारे में बताया था कि आप अगर ग्रुप के मेंबर्स को आप कहेंगे कि आप एक-दूसरे से इंटरेक्ट कीजिए, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है? तो 2 आपने अगर यहाँ पे रिसर्चर्स के नाम बता दिए, तो अलग ही आपका जो आंसर का इम्पैक्ट है, अच्छा जाएगा। ठीक है? एग्ज़ामिनर को लगेगा कि इनको नॉलेज भी है, रिसर्चर्स के नाम भी पता है। तो आप जितना हो सके उनको इनमें मेंशन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? और क्या कर सकते हैं? और कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व कर सकते हैं? आप स्पेशल नॉर्म बता दीजिए। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 वार्निंग फैक्शंस और ग्रुप्स मे बी रिड्यूस्ड। अगर आप वहाँ पे एक स्पेशल नॉर्म डाल दें। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई एक गेम है। अब यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि पहले कौन जाएगा। ठीक है? पहले कौन बैटिंग करेगा, पहले कौन बॉलिंग करेगा। तो आप स्पेशल नॉर्म बना दीजिए, वहाँ पे एक एम्पायर लगा दीजिए आप। ठीक है? कि एम्पायर का डिसीजन है कि भाई कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। ठीक है? तो इस तरह से आप एक स्पेशल नॉर्म्स बना सकते हैं किसी भी फैक्शंस में या किसी भी सोसाइटी में। ठीक है? कि वो डिसाइड करेंगे, उन्होंने जो बोल दिया वो होगा। ठीक है? ऐसा होता भी है अलग-अलग सोसाइटीज़ में, आप देख सकते हैं। कोई एग्ज़ाम्पल भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है ना? उसके अलावा कुछ और साइंटिफिक अप्रोच भी होते हैं जिनकी हेल्प से साइकोलॉजिस्ट जो मेनली जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये कुछ अप्रोच बताए हैं जिनकी वजह से आप इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और सोशल अनरेस्ट को कम कर सकते हैं। जैसे एक विन-लूज़ अप्रोच होता है, लूज़-लूज़ अप्रोच होता है, लूज़-विन अप्रोच होता है। इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सबको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस ड्यूरिंग ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है? तो आपको पहले यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस होती क्या है ना? जो रिलेटेड रिसर्चर्स का नाम है, ऑसबॉर्न का आप यहाँ पे नाम हाईलाइट कीजिए और कुछ आप थोड़े से चैलेंज बता दीजिए। ठीक है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? इट इज़ अ टेक्निक जो एलेक्स ऑसबॉर्न ने बताया था, और ये 4 रूल पे बेसिकली होती है। ठीक है? आप इनको पॉइंट वाइज़ लिख सकते हैं, या फिर आप एक सिंपल यहाँ पर एक अ, इस तरह से अपन इसको भी बना सकते हैं। ठीक है? तो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना? एग्ज़ाम्पल भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है? तो जनरली ये जो प्रोसेस होती है, ये 2 साइकोलॉजिकल प्रेमाइसेस पे काम करती है। पहला तो ये कि दैट द मेयर प्रेजेंस ऑफ अदर्स कैन हैव मोटिवेटिंग इफेक्ट, है ना? एक अगर ग्रुप में होगा, तो अगर किसी और का प्रेजेंस होता है, तो वो आपको एक मोटिवेटिंग इफेक्ट दे सकता है। सेकंड, दैट क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। ठीक है? बेसिकली जो ग्रुप डिस्कशन आप करते हैं, आप उसमें देखेंगे कि अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वहीं आप अगर आप ग्रुप में जाएँ, तो अगर दूसरा या तीसरा कोई पढ़ाई कर रहा है, तो उसको देखकर आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप भी पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? 4-5 लोग अगर आ जाते हैं, तो एक एक क्वालिटेटिव डिसीजन निकल के आ सकता है ना? क्वांटिटी बढ़ेगी, तो वहाँ से क्वालिटेटिव डिसीजन निकल के आएगा। ठीक है? तो ये बेसिकली 2 प्रेमाइसेस पे काम करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस। लेकिन जब ऐसा होगा, तो आपको आपको ही समझ में आ जाएगा कि कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, है ना? जब आप ग्रुप में काम करेंगे तो। ठीक है? तो क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? यहाँ पे सोशल लूफिंग की टेंडेंसी हो सकती है। ठीक है? जिसको हम फ्री राइडिंग भी बोलते हैं। फॉर पीपल टू मेक लेस ऑफ एन एफर्ट व्हेन दे आर वर्किंग इन टीम्स देन अलोन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीम में काम करने में थोड़ा-सा उनको मुश्किल आता है, इन कंपैरिजन टू व्हेन जब वो अकेले काम करते हैं। ठीक है? तो सोशल लोफिंग का आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सोशल एंग्ज़ायटी हो सकती है लोगों को, टीम मेंबर्स को देखकर, उनके आइडियाज़ को देखकर। ठीक है? कि ये सब बताते जा रहे हैं, मेरे को इतना नहीं आ पा रहा है ना? या फिर उनकी एक्सपर्टीज़ को देखकर थोड़ी उनको एंग्ज़ायटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है? नेक्स्ट, रिग्रेशन टू द मीन, ये भी एक डिसएडवांटेज है ना? ये क्या होता है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट। इसमें एक डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो मोस्ट टैलेंटेड मेंबर्स होते हैं, है ना? दे एंड अप मैचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर लेस टैलेंटेड काउंटर पार्ट्स। ठीक है? जैसे कि आप स्पोर्ट्स में देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स में इफ यू प्रैक्टिस विद समवन लेस कॉम्पिटेंट देन यू, योर कॉम्पिटेंस लेवल डिक्लाइन्स। ठीक है? आपको कॉम्पिटेंस लेवल कम हो जाएगा अगर आप अपने कम लेवल वाले के साथ परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है? तो ये भी एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस का, रिग्रेशन टू द मीन। ठीक है? प्रोडक्शन ब्लॉकिंग, ये भी हो सकता है। नो मैटर हाउ लार्ज द ग्रुप, इंडिविजुअल्स कैन ओनली एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया एट वन टाइम इफ दे वांट अदर ग्रुप मेंबर्स टू हियर देम। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। ठीक है ना? तो प्रोडक्टिविटी इतनी बेहतर तरीके से निकल के नहीं आ सकती है। ठीक है ना?
ग्रुप थिंक विच इज अंडरस्टूड एज व्हेन यू ब्रिंग अ ग्रुप टुगेदर टू जनरेट आइडियाज, दे टेंड टू थिंक अलाइक, कन्वर्जिंग ऑन अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ इसमें 4-5 अगर आप पॉइंट बता देंगे तो अभी काफ़ी होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली 10 मार्क का क्वेश्चन है, ब्रीफली डिफाइन कीजिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है ना? एक डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं आप, एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, 3-4 आप बता दीजिए, सोशल लोफिंग, सोशल एंजाइटी, रिग्रेशन टू द मीन और प्रोडक्शन ब्लॉकिंग। ठीक है, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ मास मीडिया इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंट, सपोर्ट इट विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। अब देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं। अब इस क्वेश्चन में आप बेहतर नंबर ला सकते हैं अगर आप कोई लेटेस्ट रिसर्च बता दें। ठीक है, कोई अगर लेटेस्ट इवेंट ऐसा हुआ हो, जैसे एक इंस्टाग्राम पे एक रिसर्च हुई थी अभी, उन्होंने बताया था कि मास मीडिया का एडोलेसेंट के बिहेवियर पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, तो अगर आप कोई रिसर्च बता देंगे लेटेस्ट तो आपका बेहतर इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि मास मीडिया ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए काफ़ी इस पे काम भी किया गया था, है ना? जो बंडूरा ने बोवेडॉला एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी इसी बेसिस पर था, जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग का उन्होंने प्रिंसिपल बताया था, और उन्होंने लिंक किया था कि एग्रेसिव बिहेवियर जो बच्चों में होता है, वो इस वजह से निकल के आता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार कोट कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में। आपको इस थ्योरी को ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना है, क्योंकि ये मेन डिमांड नहीं है। मेन डिमांड क्या है? आपको मास मीडिया का रोल इलैबोरेट करना है, ये डिस्क्राइब करना है कि बिहेवियर पे क्या पड़ेगा एडोलेसेंट के, और आपको एग्जांपल दे दें, है ना? अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ नेगेटिव नहीं बताने हैं, आप इसमें पॉजिटिव रोल ही बता सकते हो। जैसे मास मीडिया की वजह से आपको अवेयरनेस मिलती है, ठीक है? आपका ओवरऑल नॉलेज में गेन होता है, ठीक है? अलग-अलग सब्जेक्ट के बारे में आप समझ पाते हो, ठीक है? तो ये आप कुछ इसमें एग्जांपल दे सकते हो। नए-नए जो एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है, जो एडटेक है, आप उनका एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है? कैसे रीच बढ़ गई है, अलग-अलग एरियाज़ में, गाँव में जाकर सोशल मीडिया फैल गया है, वहाँ से नॉलेज गेन कर पा रहे हैं लोग बाग। आप उसके बारे में बता सकते हो। अगर हम नेगेटिव रोल की बात करें, तो नेगेटिव रोल तो इसके काफ़ी सारे हैं। अगर आप सोशल मीडिया या मास मीडिया की आप बात करो, तो काफ़ी आप नेगेटिव रोल इसमें कोट कर सकते हो। ठीक है? नेगेटिव रोल बताते वक़्त आप 2 रिसर्चर्स के बारे में पढ़िए, एक वोजल एट अल है, इनकी आप स्टडी बता सकते हो। ठीक है? इन्होंने क्या बताया था कि जो सोशल मीडिया या इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, वो काफ़ी हार्श जजमेंट कर लेते हैं अपने खुद के बारे में। ठीक है ना? क्योंकि वो उनसे सोशली जो इमेजेस होती हैं, उनसे काफ़ी इम्पैक्ट उनके उनके ऊपर पड़ता है। ठीक है? तो उनकी स्टडी आपको डिटेल में थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। या फिर आप जो मैंने आपको करेंट की क्लासेस ली थी, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इनकी स्टडी मिल जाएगी। ठीक है ना? इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है? टीनेजर्स पे काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस जाता है ना? अमाउंट ऑफ एक्सेसिव वॉयलेंस जो दिखाया जाता है, उससे काफ़ी इम्पैक्ट जाता है। ठीक है? तो आपको मतलब काफ़ी मेंटल हेल्थ पर आपके काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है? तो आपकी एंग्ज़ायटी काफ़ी बढ़ सकती है, इस तरह की चीज़ों को देखकर, ठीक है? आप सोशल मीडिया में ही आप एक एग्ज़ाम्पल और कोट कर सकते हो, जो मैंने आपको करेंट की क्लासेस में पढ़ाया था कि सोशल एनहेडोनिया, ये एक लेटेस्ट रिसर्च की गई थी। इसमें बताया था कि कुछ जो सब्जेक्ट हैं, मतलब वो सोशल इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि उनको ये फिनोमेना वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सोशल एनहेडोनिया। इसमें क्या होता है कि लोगों को मतलब दिस इज़ अ कंडीशन, वो खुश रहना भूल गए हैं, ठीक है? वो एन्जॉय नहीं कर पाते किसी भी इवेंट को, ठीक है? सो पीपल हू एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ एनहेडोनिया, दे विल हैव लिमिटेड फ्रेंड्स, ठीक है? अपने फ़ोटो शेयर करने से डरेंगे, कहीं भी पार्टिसिपेट करने से डरेंगे। ठीक है? तो ये भी एक इम्पैक्ट है मास मीडिया का, जो एडोलेसेंट के बिहेवियर पर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है? तो इस तरह के काच कुछ आप लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल भी इसमें कोट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आपको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट हम आते हैं, विथ रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमोनियल इन जुडिशियल ट्रायल। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आप इसमें इसको इवैल्यूएट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। लोगों को पता तो है, बच्चों को पता था कि आई विटनेस टेस्टिमोनी किसने दी थी या किस तरह की थी, लेकिन इसका इवैल्यूएशन करना, इसके पॉज़िटिव नेगेटिव बताना, वो थोड़ा-सा मुश्किल काम होगा। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि मेमोरी कंस्ट्रक्शन होता क्या है, ठीक है? उसके बाद आप इसका क्या स्ट्रक्चर बनाएँगे, आप ये बताएँगे कि मेमोरी कंस्ट्रक्शन होता क्या है, फिर जो रिलेटेड स्टडी है उसके बारे में बताएँगे, फिर उसको आप इवैल्यूएट करेंगे। उसके आप कुछ पॉजिटिव, उसके कुछ आप नेगेटिव इसमें कोट कर सकते हैं। तो ये जो टेस्टिमोनी थी, इसके बारे में जो डिटेल में बताया गया था, तो आपको एक रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी इसके बारे में बताना पड़ेगा, लॉफ्टस जो थे। एलिज़ाबेथ लॉफ्टस, इन्होंने इस पे काम किया था। तो पहले तो मेमोरी कंस्ट्रक्शन आप बताएँगे, मेमोरी कंस्ट्रक्शन आप ब्रीफ में डिफाइन करेंगे कि मेमोरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है? तो उसको आप बता सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन विल फिल एनी मिसिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन,
जब भी आप कोई चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि आप कुछ भूल रहे हैं, तो उस मिसिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए जो आप करेंगे, जो आप रिकॉल जब करेंगे, तो उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जब एफर्ट डालेंगे, तो उसको हम मेमोरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ओके? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज इज समटाइम्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप ओल्ड मेमोरीज इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है? तो अब जब आप उनको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जब उन मेमोरीज़ को आप वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके ना? ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी मेक आई विटनेस टेस्टिमोनियल क्वेश्चनेबल। ठीक है ना? तो ये इसको क्वेश्चनेबल बना देता है। जो आई विटनेस टेस्टिमोनी जो आप देखेंगे ना, जो कोर्ट में की जाती है, कोर्ट में जो गवाह होते हैं, आई विटनेस होते हैं, उनको जब पूछा जाता है कि आप बताइए कि वहाँ पर क्या इंसिडेंस हुआ था, फिर आपने क्या बोला, फिर लॉयर जो होते हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो वो हमारी आई विटनेस टेस्टिमोनी। ठीक है ना? तो वहाँ पर क्या-क्या इश्यू आएँगे? द फॉलोइंग इश्यूज़ आर एसोसिएटेड। अब जो इसको हमको इवैल्यूएट करना है। क्या बोला है? इवैल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमोनियल। तो आपको इसको एक्यूरेसी को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है? तो जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो हमको इसके कुछ इश्यूज़ बताने पड़ेंगे। कुछ आप इसकी अच्छी बातें भी बता सकते हैं। ठीक है? तो इश्यूज़ बताते वक़्त आप बोल सकते हैं कि इसमें सजेस्टिबिलिटी वाला फैक्टर होता है। इसमें एक मिस इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्ट भी होता है। ठीक है? सजेस्टिबिलिटी यानी कि क्या हो जाएगा कि व्हेन समवन विटनेस अ क्राइम, दैट पर्सन्स मेमोरी ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्राइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कैचिंग द सस्पेक्ट। ठीक है? लेकिन वो मेमोरी काफ़ी फ्रेजाइल है, तो विटनेस को आप ईज़िली मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना? आप उसको मिसलीड कर सकते हो, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ सजेस्टिबिलिटी। आप देखेंगे कि आपने पिक्चर्स में देखा भी होगा, जो लॉयर वगैरह होते हैं, वकील वगैरह होते हैं, वो मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। हो कुछ और होता है, ठीक है? उसके माइंड में कुछ और होता है, लेकिन वो कुछ और ही सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं। कुछ और ही फैक्टर्स बताकर कुछ और ही डायरेक्शन में उस केस को ले जाते हैं, ठीक है? तो ये सजेस्टिबिलिटी हो जाता है। सजेस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, एक्सटर्नल सोर्सेज़ से मिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ फ़ॉल्स मेमोरीज़ क्रिएट कर देना, ठीक है? तो वो फ़ॉल्स अलग ही डायरेक्शन में आपका केस पूरा चला जाता है, ठीक है ना? एक मिस इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्ट भी होता है कुछ इसी तरीके का भी। इसको भी इन्होंने किसने बताया था? एलिज़ाबेथ लॉफ्टस ने इसको बताया था। इन्होंने एक एक्सटेंसिव रिसर्च भी की थी इन्होंने इसके ऊपर, ठीक है? शी हैज़ studied false memories as well as recovered memories of childhood sexual abuse. Loftus also developed the misinformation effect paradigm, which hold that after exposure to incorrect information, जब incorrect information से उसको expose किया जाता है, a person may misremember the original event. ठीक है? According to Loftus, an eyewitness memory of an event is very flexible due to misinformation effect. ठीक है? तो इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की गई थी। इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है कि आप क्या करो, उस इवेंट से रिलेटेड कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपने दे दी, ठीक है? मान लीजिए कोई इवेंट हुआ और उससे रिलेटेड अगर आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो जो मिस इन्फॉर्मेशन है, वो इस इंसान की मेमोरी के साथ इंटरफेयर कर जाएगी, ठीक है? जो इंसान की जो ओरिजिनल इवेंट की जो मेमोरी है, उसके साथ इंटरफेयर कर जाएगी और एक अलग ही डायरेक्शन में उस पूरी चीज़ को लेके चली जाएगी, ठीक है? तो वो हमारा होता है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। Loftus also developed a misinformation effect paradigm which hold that after exposure to incorrect information related to that event, तो ये जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो उसकी जो एग्जैक्ट मेमोरी है उस पर्टिकुलर इवेंट के साथ में उसके साथ इंटरफेयर कर जाती है, ठीक है ना? और फिर जो उस इंसान को जो भी कुछ याद होता है वो उसको भूल जाता है और कुछ और ही बता देता है, ठीक है? तो एक बाकायदा स्टडी की गई थी पूरी, आप इसको पढ़ना, आप गूगल करेंगे तो आपको पूरी स्टडी ही मिल जाएगी। उसको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, तो जब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? इसके अलावा एक फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम भी होता है, वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है? कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप आई विटनेस टेस्टिमनी को गलत बता सकते हो। ठीक है? इसके बाद और भी लिमिटेशंस हैं, जैसे मैंने आपको लिमिटेशंस क्या-क्या बता दी, सजेस्टिबिलिटी एक पॉइंट हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट हो गया, फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम हो गया। इसके अलावा मंडेन रियलिज़्म और इकोलॉजिकल वैलिडिटी, जो भी ये जो बातें होती हैं, जो आई विटनेस टेस्टिमनी होती है, वो एग्ज़ैक्टली वो केस तो बता नहीं पाता है। ठीक है ना? क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उसे याद नहीं होता है, उसकी मेमोरी काफ़ी फ्रेजाइल होती है, तो उसको आप इकोलॉजिकली वैलिड नहीं बोल सकते हो, ठीक है? सो पार्टिसिपेंट व्यूड वीडियो क्लिप्स रादर देन बीइंग प्रेज़ेंट एट अ रियल लाइफ़ इंसिडेंट, है ना? आप वीडियो क्लिप देख के उनको बताते हो कि ऐसा हुआ होगा, रियल लाइफ़ इंसिडेंट तो आप उनके सामने क्रिएट नहीं कर पाते, ठीक है? तो उसकी कुछ इकोलॉजिकल वैलिडिटी नहीं है, ठीक है? ऐसे वीडियो क्लिप डज़ नॉट हैव द सेम इमोशनल इम्पैक्ट एज़ विटनेसिंग अ रियल लाइफ़ इंसिडेंट, ठीक है? तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी को ये लैक करता है। ठीक है? तो इस तरह से हम इसकी कुछ लिमिटेशंस बता सकते हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन को हम टैकल कैसे कर सकते हैं? सिंपल, हमें मेमोरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना है। 4-5 पॉइंट हमें इसके जो टेस्टिमोनी थी उसकी एक्यूरेसी को इवैल्यूएट करते हुए बताना है।
ठीक है? तो सिंपल आप ये याद रखिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी इससे ही कुछ घुमा-फिरा के हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि मिस इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्ट क्या होता है डिटेल में, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल बताइए, इसकी रिसर्च बताइए, तो आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सजेस्टिबिलिटी, मिस इन्फॉर्मेशन इफ़ेक्ट, फ़ॉल्स मेमोरी सिंड्रोम और मंडेन रियलिज़्म, नो इकोलॉजिकल वैलिडिटी। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड सेक्शन पर। फर्स्ट सेक्शन हमने खत्म कर दिया है। अब जो है ये देखिए, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। हाउ डू बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च डिफर? एक्सप्लेन हाउ नॉलेज फ्रॉम बेसिक रिसर्च हेल्प सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो देखिए, ये भी आप इंट्रोडक्शन में भी देखेंगे इस टॉपिक को। तो काफ़ी सिंपल है, आपको रिसर्च के बारे में बताना है। रिसर्च के बारे में आप ब्रीफली बता दिए क्या होता है। दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, ठीक है? आप अलग-अलग पैरामीटर पर कंपेयर कर सकते हैं। एक तो आप कंपेयर कर दीजिए 2 कॉलम बनाकर, ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हो। बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के बारे में बता दिया। एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप उनको अलग-अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर करो। मैंने हमेशा यही बताया बच्चों को कि अगर आप पैरामीटर पे कंपेयर करोगे, तो इम्पैक्ट अच्छा जाता है। एग्ज़ामिनर को थोड़ा एक डिफरेंट देखने को मिलता है आंसर। तो आप उनका मीनिंग बता सकते हो, सिंपल डेफिनिशन बता सकते हो। बेसिक रिसर्च रिफर्स टू द स्टडी दैट इज़ दैट इज़ एम्ड एट एक्सपेंडिंग द एक्जिस्टिंग बेस ऑफ द नॉलेज। एप्लाइड में आप एप्लीकेशन पे चले जाते हो, है ना? किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चले जाते हो। ये थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, यूनिवर्सल है, ये लिमिटेड है। आप अप्लाइड आप एक फील्ड में करोगे, ऐसा नहीं कि एजुकेशन में के फील्ड में अगर आपने जो कोई भी रिसर्च की है, तो आप उसको कहीं और भी अप्लाई कर दो, ठीक है? अलग-अलग फील्ड की अलग-अलग अप्लाई रिसर्च होंगी, ठीक है ना? गोल क्या रहेगा? टू ऐड सम नॉलेज टू द एक्जिस्टिंग वन, टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। यहाँ पर अप्लाइड वाले में हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं 2-3, ठीक है? आप उनको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएँगे। ठीक है? तो काफ़ी सिंपल है ये, इसमें हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना था, सब लोगों ने ये अटेम्प्ट किया होगा आंसर, ठीक है? बेसिक एंड एप्लाइड रिसर्च और ये इसमें आप बेसिक रिसर्च का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये भी काफ़ी सिंपल है, आप कोई भी एग्ज़ाम्पल देकर इसमें बता सकते हो। जैसे कि एक देख लीजिए सिंपल एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक बेसिक रिसर्च क्या हो गई, आप स्ट्रेस लेवल का इम्पैक्ट आप बताने की कोशिश कर रहे हो स्टूडेंट पर। ये आपने एक बेसिक सी रिसर्च की, दिस इज़ योर बेसिक रिसर्च। जो स्ट्रेस लेवल होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक और सोशली लाइफ पर, ठीक है? ये आपने बेसिक रिसर्च बताया, है ना? लेकिन अगर आप अब इस बेसिक रिसर्च की हेल्प से आप अलग-अलग और रिसर्च कर सकते हो, जो कि अप्लाइड हो सकती हैं। जैसे आप बता सकते हो कि क्या रीज़न रहता है या जो कॉलेज में जाते हैं बच्चे, उनका क्या रीज़न होता है कि वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है? या फिर आप इसी बेसिक रिसर्च के बेसिस पर आप अलग-अलग इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो। किस लिए? स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना? तो आप इस तरह से अलग-अलग एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी एग्ज़ाम्पल कोट करके यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हो आंसर को, ठीक है ना? नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस द फैक्टर्स कॉजिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन इन द एल्डरली। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको अगर आप कुछ करंट का अगर कंटेंट बता सकें, जैसे मान लीजिए अभी कोविड के कारण भी काफ़ी कॉग्निटिव डिक्लाइन आ रहा है एल्डरली लोगों में, ठीक है? तो आप वहाँ से भी कोई फैक्टर बता सकते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा-सा इम्पैक्टफुल बन जाएगा। ठीक है? तो सिंपली आप कॉग्निटिव डिक्लाइन के बारे में बता दीजिए। आप एजिंग के बारे में एक सिंपल सी डेफिनिशन बोल सकते हैं, ठीक है ना? उनको कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है यानी कि मतलब मैनिफेस्ट डिमेंशिया वाली दिक्कत आ जाती है, अल्ज़ाइमर की दिक्कत आ जाती है ना? देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द एटियोलॉजी, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन इन ओल्ड एज, ठीक है? माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, अल्ज़ाइमर डिसीज़ेज़ होती हैं, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है? लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ होती हैं काफ़ी, डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, ये फैक्टर्स होते हैं। और भी काफ़ी सारे आप लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स बता सकते हो यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे कोई लेटेस्ट आप बता सकें, तो अभी आप देखेंगे कि कोविड के कारण जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उनमें एक डिसीज़ आ रही थी जिसको टीएमई बोलते हैं, है ना? ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, लेकिन इतना टर्म आप याद रख सकते हैं, टॉक्सिक टॉक्सिक मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है? इंसेफेलोपैथी। ठीक है? दिस इज़ वन ऑफ द इंक्रीज़ रीज़न जिसकी वजह से जो ब्रेन है और ब्रेन के अंदर इन्फ्लेशन आ गया और काफ़ी कॉग्निटिव इश्यूज़ हो रहे हैं एल्डरली पॉपुलेशन में। ये लेटेस्ट रिसर्च की गई है। ठीक है? तो ये भी आप इसमें कोट कर सकते हो, थोड़ा-सा इम्पैक्टफुल आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
डिस्क्राइब द बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, काफ़ी सिंपल आंसर है यहाँ पर ही। आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन को आप थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन कीजिए, फिर आप बताइए कि बॉटम अप प्रोसेस क्या होती है ना। इन्फॉर्मेशन ट्रेवलिंग अप फ्रॉम द स्ट्रीमलाइन, ठीक है, तो ये हमारी बॉटम अप हो जाती है। वहीं जब हम टॉप डाउन की बात करते हैं, टॉप डाउन प्रोसेस में हम प्रीवियस नॉलेज के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बॉटम प्रोसेस इन्वॉल्व इन्फॉर्मेशन ट्रेवलिंग अप फ्रॉम द स्टिमुलाई, ठीक है, जो आपके सेंसेस से थ्रू आप लेते हैं टू द ब्रेन और फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉटम अप प्रोसेस हो जाती है। बिगिन्स विद द रिट्रीवल ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, इसमें आप एक डायग्राम बना सकते हैं, सेंसेस इन्फॉर्मेशन से कैसे आ रही है, फिर आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं, फिर आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, टॉप डाउन प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू परसेप्शन दैट इज ड्रिवन बाय कॉग्निशन, इसमें कॉग्निशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें आप रिलाई करते हैं प्रीवियस नॉलेज पर, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर, एक्सपेक्टेशंस पर। ठीक है, ग्रेगरी ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, इसको हम हार्ड कैटेगरी में डालेंगे कि हाउ मच नेचर एंड नर्चर कंट्रीब्यूट टू द पर्सन फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ सकती है, हमें पता तो है कि नेचर नर्चर इम्पैक्ट डालता है, लेकिन अब इसमें ना अलग अलग डायमेंशन पूछ ली गई है। अगर एक डायमेंशन पूछता है तो उसको बताने में इतनी मुश्किल नहीं आती, लेकिन आपको फिजिकली बताना है, कॉग्निटिव में ही बताना है, सोशल इमोशन में ही बताना है, तो आपको हर एक डायमेंशन में आपको 1 या 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेचर और नर्चर डिबेट आपको पता है कि काफ़ी फेमस है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में आप देखेंगे डेवलपमेंट ह्यूमन बिहेवियर में नेचर नर्चर डिबेट आ जाएगी, लर्निंग में भी आ जाएगी, लैंग्वेज में भी आ जाएगी, तो हर एक चैप्टर में ये आपको मिली जाएगी नेचर नर्चर डिबेट। तो नेचर यानी कि जीन्स और हेरिडिटरी फैक्टर्स से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और नर्चर यानी कि आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हर एक आपको बता रखा है, आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी ईजी समझ में आ जाएगा। इसमें समझाने वाला इतना कुछ है नहीं, मैंने हर एक को यहाँ पर सेग्रीगेट कर रखा है कि रोल ऑफ नेचर क्या होगा, रोल ऑफ नर्चर क्या होगा, और फिजिकल पे क्या होगा, कॉग्निटिव पे क्या होगा, सोशल इमोशनल पे क्या होगा। ठीक है, जैसे रोल ऑफ नेचर यानी कि हम जेनेटिक की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, तो यहाँ पर आप कुछ स्टडीज मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे empirical studies have consistently shown that adaptive children show greater resemblance to their biological parents, ठीक है, rather than their adoptive और environmental parents। ठीक है, ये स्टडी जो की गई थी प्लॉमिन ने, ये आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो नेचर जेनेटिक का फिजिकल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कलर ऑफ आई, कर्ली हेयर, ये भी नेचर जेनेटिक का इम्पैक्ट होता है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पर। ठीक है ना, इसके अलावा जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज अगर होती है किसी में, तो उसकी वजह से भी पूरा फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, आपने डाउन सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। ठीक है, वो भी एक जेनेटिक ओरिजिन होता है उसका भी। ठीक है, इसमें लिखा भी होगा दीज इंस्टेंसेस कैन लीड टू बेबीज बॉर्न विद डिसेबिलिटीज एंड कंडीशन सच एज डाउन सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो पूरे फिजिकल डेवलपमेंट भी आपका एक नेचर का ही इम्पैक्ट है। ठीक है, चॉम्स्की ने भी बताया था कि प्रपोज्ड लैंग्वेज इज गेन्ड थ्रू द यूज ऑफ इननेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस। ठीक है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, चॉम्स्की के बारे में आप बता सकते हैं, है ना। आपने 1-2 रिसर्चर्स के नाम भी डाल दिए तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल आंसर बन जाएगा। सिमिलरली फिजिकल डेवलपमेंट नेचर हुआ, अब नर्चर का क्या इम्पैक्ट आ जाएगा। नर्चर यानी कि सोशल रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट, वहाँ पर आप क्या-क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए आप अपने सोशल रिलेशनशिप में आप यू आर एक्सपोज टू हार्मफुल ड्रग्स। ठीक है, अगर कोई और आप उस वक़्त या कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो चाइल्ड के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को बता सकते हैं। तो फिजिकल सिमुलेशन लीड टू बेटर डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटीज एंड बेटर डेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप हार्मफुल ड्रग्स या एनवायरमेंट में आप कैसे रहेंगे, तो वो भी आपके फिजिकल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो अब हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर ली। सेकंड बात क्या थी, सेकंड पार्ट क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो नेचर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, फिर आप नर्चर के सीडी पे आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज आर सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन्स। ठीक है, स्पेसिफिक एबिलिटीज आप देखेंगे कि गेन हम जीन्स के थ्रू गेन करते हैं। जेनसन ने इसके बारे में बताया भी था, जो आईक्यू जो होता है, और उन्होंने स्टडी भी की थी ब्लैक अमेरिकन्स पर, कि ब्लैक अमेरिकन्स का आईक्यू सिग्निफिकेंटली लोअर होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जीन्स से इन्फ्लुएंसेस है, इंटेलिजेंस इज 80% इनहेरिटेड। तो इंटेलिजेंस वाली स्टडी भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, सिमिलरली फ्रांसिस गैल्टन ने भी बताया था कि इंटेलिजेंस जो होता है दिस इज रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स। तो कॉग्निटिव का बात हमने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने मेंशन किया होगा तो ये आंसर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल आएगा। ठीक है, नर्चर के बारे में भी जैकबसन ने बताया था कि
prenatal exposure to tetrazones such as alcohol and drugs lead to impaired cognitive development. ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। सिमिलरली नेचर का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे भी आप इम्पैक्ट बता सकते हैं। इस पे भी काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई हैं कि नेचर का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। इसको बताते वक़्त आप जो फेटने ट्यून्स पे जो स्टडी की गई थी डॉक्टर सेगन ने, ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में हम पढ़ते हैं। उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, दे आर कंसिस्टेंटली मोर लाइकली टू बी अलाइक इन एवरी एस्पेक्ट इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी ड्यू टू द फैक्ट दैट दे शेयर द एग्जैक्ट सेम जेनेटिक मटेरियल। ठीक है? इसके बारे में आप बता सकते हैं, है ना? नर्चर का क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, इसके बारे में जॉन बॉबली ने बताया था, जो अटैचमेंट का कंसेप्ट है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। एरिक एरिक्सन ने बताया था कि एनवायरनमेंट का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंडिविजुअल के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। उन्होंने अलग-अलग स्टेजेस भी बताई थी, जो 8 स्टेजेस हैं एरिक एरिक्सन की। ये भी आप इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में भी आप इसको पढ़ेंगे, है ना? तो वहाँ पे आप डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है? तो एरिक्सन की आप स्टेजेस भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि इन्होंने भी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है नर्चर का, एनवायरनमेंट का, वो आप बता सकते हैं। ठीक है? तो उस तरह से आप इस आंसर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कंक्लूड कैसे कर सकते हैं आप? बता सकते हैं कि नेचर नर्चर डिबेट काफ़ी पुरानी है, दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जाता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट आपको काफ़ी सारे फर्दर पॉइंट अगर आपने डाले होंगे, तो आंसर काफ़ी आपका अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अगेन ये बहुत ही सिंपल आंसर है, काफ़ी बार इसके अंदर पूछा हुआ है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? ब्रीफली आप इसको डिफाइन कीजिए। प्रिंसिपल्स बैदन एनसीईआरटी सब में दे रखे हैं। एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये 5 प्रोसेस आप ब्रीफली डिफाइन कीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायग्राम भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है ना? कुछ आप रियल लाइफ एग्जांपल बता दीजिए, जैसे कि डॉग ट्रेनर्स क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन में टीचर्स वगैरह होते हैं, वो क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपको बुक बैरन में काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएँगे। ठीक है ना? कोप अप विथ फोबियाज़ और एंग्जायटी प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? टीचर्स आर एबल टू अप्लाई क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है? आप क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़िए, बैरन में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। काफ़ी सिंपल है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी इन सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा घुमा के पूछा हुआ है। हमने जितनी ब्रांचेस पढ़ रखी है साइकोलॉजी में, तो वो हम जनरली पढ़ते हैं एब्नॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये थोड़ा-सा मिक्स अप कर दिया है कुछ चीज़ों को। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे न्यूरो एक फैक्टर डाल दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक़्त, क्योंकि उस वक़्त काफ़ी प्रेशर भी होता है, टाइम काफ़ी कम होता है। यहाँ पर तो हमने एनालाइज़ कर लिया है इतनी डिटेल में, लेकिन वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो कॉग्निटिव न्यूरो वाला पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। इसी तरह से सोशल कल्चरल इन्होंने दोनों कंबाइन करके दे दिया। ये पर्सपेक्टिव आपको बताना पड़ेगा कि इन दोनों के थ्रू आप ह्यूमन बिहेवियर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी, ये क्या है? ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ही पार्ट है ना? यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ ब्रेन इंजरी और उन पे न्यूरोलॉजिकल इलनेस, इन पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये आप देखने की कोशिश करते हो। ठीक है ना? कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन भी एक डिफरेंट ब्रांच होती है ना? जहाँ पर हम अलग-अलग कॉग्निटिव पाथवेज़ जो होती हैं, कॉग्निटिव मॉड्यूल जो होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक न्यूरो, एक मेडिकल वाली फील्ड इन्होंने इसमें डाल दी है। ठीक है ना? ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी क्या फंक्शनिंग होती है, उससे क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है? उसके क्या-क्या एसोसिएशन होते हैं अलग-अलग पार्ट से, तो उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच में। ठीक है? जैसे कि लिथियम और बंदिक ने भी इस पर रिसर्च की थी। इन्होंने एफिशिया के पेशेंट को लिया था और इन्होंने बताया था कि जो एफिशिया के पेशेंट होते हैं, उन पे क्या-क्या इम्पैक्ट आता है और वो जो ब्रांच होती है, वो हमारी कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिकल ही ब्रांच है ना? तो इन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी था। ठीक है? एफिशिया क्या होता है? एफिशिया में आप क्या होता है कि यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ स्पीच। आपकी ब्रेन में एक डैमेज हो जाता है एक पोर्शन, जिसकी वजह से आप कुछ स्पीच को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो या समझ नहीं पाते हो। ठीक है ना? ये कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है? इन्होंने इसके बारे में बताया भी था। काफ़ी और रिसर्चर्स भी मैंने कोट कर रखे हैं यहाँ पर, जो आप इनको आप पढ़ के रखिए। ये हो सकता है कि अब नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल आपको इससे रिलेटेड कुछ ही पूछ लें। ठीक है? इसके अलावा दूसरी ब्रांच हमारी क्या हो जाएगी? सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है? सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या हो जाएगा? इसमें आप इंडिविजुअल का बिहेवियर देखेंगे कि सोसाइटी में उसका बिहेवियर कैसा है, कल्चरली उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कैसी पर्सनैलिटी है। ठीक है? तो सोशल कल्चरल थ्योरी इज़ वन ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी व्हिच अटेम्प्ट टू एनालाइज़ द रोल प्लेड बाय सोसाइटी इन फोस्टरिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है? यहाँ पर आप अलग-अलग रिसर्चर्स का नाम भी कोट कर सकते हैं, जैसे विगोट स्काई जो थे,
उन्होंने भी ये बताया था कि सोसाइटी का क्या रोल आता है एक बच्चे के डेवलपमेंट पर। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन्होंने बताया था, ज़ेडपीडी, ठीक है? इसके अलावा जीन पियाजे की भी आप बता सकते हैं। उनका भी यही पर्सपेक्टिव था, ठीक है? वो भी एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ही थे, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि कैसे एसिमिलेशन, अकोमोडेशन जो एनवायरनमेंट के या सोसाइटी में या जो कल्चर में जो अलग-अलग फैक्टर होते हैं, उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है किसी की लर्निंग पर, ठीक है? तो उनके बारे में आप कोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे भी रखे हैं उनके नाम। तो इसका सोशल कल्चरल अप्रोच जो था, वो क्या किसमें इंटरेस्टेड था कि हाउ फैमिली, फ्रेंड, एनवायरनमेंट एंड रिलीजियस व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर एंड थॉट्स, ठीक है ना? ये इनका मेन काम था और इसमें vygotsky का आप नाम कोट कर सकते हैं और जीन पियाजे का आप नाम कोट कर सकते हैं, ठीक है? इनके बारे में दोनों में आप ब्रीफ में बता दीजिए कि इन्होंने क्या-क्या काम किए थे। सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में उन्होंने क्या-क्या बताया था और सिमिलरली जो जीन पियाजे थे, उन्होंने क्या-क्या बताया था। एसिमिलेशन के बारे में आप बता सकते हैं ब्रीफ में और एकोमोडेशन के बारे में बता सकते हैं। दोनों ने जो है सोशल कल्चरल साइकोलॉजी जो थी, इसको काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी ये डिफरेंट ब्रांच थी, इसको एडजस्ट किया और सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव जो था, इसके बारे में हमने बताया, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जो है व्हाई सिलेक्टिव अटेंशन इम्पोर्टेंट, डिस्कस द थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। देखिए सिलेक्टिव अटेंशन की जब भी आप बात करेंगे, सिलेक्टिव अटेंशन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अवेयरनेस टू द रिलेवेंट स्टिमुलाई। कोई भी रिलेवेंट स्टिमुलाई होगा तो वहाँ पर ही आपकी अटेंशन जानी चाहिए और बाकी जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे, उनको सब आप फ़िल्टर आउट कर दोगे और सबको आप हटा दोगे, ठीक है? तो जब भी हम सिलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं तो हमेशा 2 नाम निकल के आते हैं। एक तो ब्रॉडबैंड फ़िल्टर मॉडल और दूसरा हमारा ट्रीसमेंट एटेन्यूएशन मॉडल, ठीक है? इन दोनों ही मॉडल आपको डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है ना? तो ब्रॉडबैंड फ़िल्टर मॉडल इन्होंने क्या किया था, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। इन्होंने क्या बताया था कि जभी भी हम इन्फॉर्मेशन को सिलेक्टिवली देखते हैं, जभी भी हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन को लेते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, तो उनको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हिच वी आर टेकिंग थ्रू द सेंसेस, दे आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? जैसे कि हम देखेंगे कि उसका कलर क्या है, उसका उसका लाउडनेस क्या है, वो कितना ज़्यादा है, कितना कम है उसकी लाउडनेस, डायरेक्शन क्या है, पिच क्या है, तो फिज़िकल इस तरह से हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है? तो हम इन्फॉर्मेशन को इस बेसिस पर फ़िल्टर आउट कर रहे हैं, ठीक है? सो अवर सेलेक्टिव फ़िल्टर्स दैट अलाउ फॉर सर्टेन स्टिमुलाई टू पास थ्रू एंड रिजेक्ट सर्टेन स्टिमुलाई टू डू नॉट पास थ्रू, ठीक है? कुछ को पास होने देगी, कुछ को पास नहीं होने देगी। तो हमारे 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 पास क्या है, सिलेक्टिव फ़िल्टर्स हैं, ठीक है ना? उसकी बेसिस पर हम इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है? क्लीज़मैन ने भी इनकी काफ़ी बातों से एग्री किया था। उन्होंने भी ब्रॉडबैंड का जो बेसिक अप्रोच था, उन्होंने इनको करेक्ट बताया था। बस इन्होंने क्या किया था, जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर की जगह इन्होंने क्या बता दिया था कि एटेन्यूएशन का इस्तेमाल होता है, कि हम अ, फ़िल्टर नहीं करते हैं, हम एटेन्यूएट करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हम जैसे मान लीजिए एक कोई वॉल्यूम कंट्रोल का बटन होता है, तो उससे हम वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम खुद डिसाइड करते हैं कि मतलब किस तरह की इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, हम उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो बस इन्होंने ये बता दिया था, इन्होंने फ़िल्टर की जगह एटेन्यूएट का इस्तेमाल कर दिया था। ठीक है? तो ये क्या बोल रहे थे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर हमने इन्फॉर्मेशन को लिया और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। तो कीज़मैन ने क्या बोला, फ़िल्टर नहीं होता, हम एटेन्यूएट करते हैं। हम जैसे वॉल्यूम कंट्रोल होता है तो उससे हम वॉल्यूम अप डाउन करते हैं, तो वैसे हम दूसरी इन्फॉर्मेशन को भी लेते हैं, लेकिन हम उनकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम बाकी की इन्फॉर्मेशन को देख ही नहीं रहे हैं। हम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की इंटेंसिटी को कम कर देंगे, उनका वॉल्यूम कम कर देंगे और जो रिलेवेंट जो होगा, उसका वॉल्यूम अप कर देंगे और उसको हम गेन कर देंगे। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया। काफ़ी इन्होंने लंबा एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर और फिर उन्होंने करके बताया था। डिकोटिक लिसनिंग टास्क जो होता है, वो आप पढ़ना इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? आप इसमें डायग्राम का स्कोप 100% है इसमें, आप डायग्राम बनाएँगे तो काफ़ी इम्पैक्ट आपका जाएगा अच्छा। ठीक है? तो आप इसमें ये कर सकते हैं। 2 आपको मॉडल बताने हैं सिंपली, ये आपका आंसर है, इसमें यही पूछा हुआ है। इनकी थ्योरीज़ को आपको डिस्कस करना है। ठीक है? ब्रीफली आप कंक्लूड कर दिए दोनों के बारे में। नेक्स्ट हम जाते हैं, व्हिच मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इन्वेस्टिगेट जेंडर डिफरेंसेस इन एग्रेसिव बिहेवियर एट अ वर्क प्लेस। ठीक है ना? तो कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट होगा? अब देखिए, अब इसमें आपको जेंडर डिफरेंसेस के बारे में पूछ लिया हुआ,
और छोटा-सा आपको रिसर्च मेथड के बारे में भी पूछ लिया गया है। रिसर्च मेथड से इस बार काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए। हर बार रिसर्च मेथड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन थे। ठीक है? तो ये एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि रिसर्च मेथड से क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाते हैं। ठीक है? उनके बारे में समझना आता नहीं है कि हमारे पास इतना कंटेंट होता नहीं है। ठीक है ना? इस बार होपफुली कम क्वेश्चन रिसर्च मेथड से हमको देखने को मिले। ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन को टैकल करते वक़्त सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा जेंडर डिफरेंसेस क्यों होते हैं? जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है वर्क प्लेसेस में, तो वहाँ पर जेंडर डिफरेंसेस क्यों आते हैं? तो यहाँ पर आपको 2 थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने करंट की क्लासेस ली थी, जब भी आपको बताया था। सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी, एसएसटी, और सोशल रोल थ्योरी। ठीक है? इनको आप कोट कर सकते हैं यहाँ पर। इनकी वजह से आप बता सकते हैं कि क्यों सेक्स डिफरेंसेस होते हैं ह्यूमन के एग्रेशन में। ठीक है? अब कौन-सा मेथड एप्रोप्रिएट है, जिसकी बेसिस पर हम बता सकते हैं। तो एक सर्वे मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक सर्वे करा सकते हैं। सर्वे क्या होता है? प्रोसेस, टूल और टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उसकी बेसिस पर आप बता सकते हैं रिजल्ट निकाल के। ठीक है? तो आप इसमें सर्वे में आप क्या अलग-अलग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? आप टी टेस्ट लगा सकते हैं, है ना? अलग-अलग आप टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप एक वर्क प्लेस एग्रेशन स्किल भी तैयार कर सकते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए, और उनका आप जो सेल्फ रिपोर्टिंग बिहेवियर आप उसको गैदर कर सकते हैं। ठीक है? आप उसमें डेटा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को लेकर आप उस पर फेस टू फेस इंटरव्यू भी किया जा सकता है उस बेसिस पर। ठीक है? तो कुछ मेथड यहाँ पर देख रखे हैं मैंने। सर्वे का आप इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा ये, उसके बेसिस पर आप सही तरीके से बता पाएँगे कि क्यों जेंडर डिफरेंसेस हैं एग्रेसिव बिहेवियर में। ठीक है? नेक्स्ट हम बताएँगे स्कीमा और निमोनिक्स डिवाइसेस इन एक्सपर्टीज एंड एक्सेप्शनल मेमोरी का क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है? तो ब्रीफली आप दोनों को डिफाइन कीजिए। एक्सेप्शनल मेमोरी क्या होता है, जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, स्कीमा, निमोनिक डिवाइसेस क्या-क्या होते हैं, इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? क्या है ये? कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक्स हैं। ठीक है? निमोनिक डिवाइसेस आपको पता है, पर्सन कैन यूज़ टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू रिमेंबर समथिंग। ठीक है? तो अलग-अलग तरीके के निमोनिक डिवाइसेस होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मेथड ऑफ लोकाई होता है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। एक हमने पढ़ा था चंक, चंक बना के हम याद करने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को, तो आपको 4-5 यहाँ पे मेथड बताने पड़ेंगे, ये आंसर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है? कीवर्ड मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? मेथड ऑफ लोकाई का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कीवर्ड मेथड में क्या होता है कि आप सेम तरीके के कोई वर्ड को बेस बना के इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई स्पेनिश वर्ड है, जिस स्पेनिश वर्ड में पाटो, एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, इसका मीनिंग होता है डक। ठीक है? तो स्पेनिश में उसको पीएटीओ बोलते हैं, है ना? तो आप इंग्लिश का कोई वर्ड जैसे पॉट, इसको कीवर्ड बना लीजिए और उसकी बेसिस पर आप इसको याद करने की कोशिश कर लीजिए। ठीक है? तो ये कीवर्ड मेथड होता है ना? सिमिलरली मेथड ऑफ लोकाई, आप इसमें एक मेंटल फ्रेम बना लेते हैं, एक ऑर्डर बना लेते हैं। इन रिमेंबरिंग आइटम्स इन अ सीरियल ऑर्डर, it requires that you first visualize object, places that you know well in a specific sequence. Imagine the objects you want to remember and associate them one by one to the physical locations. ठीक है? अब आप अपने मन में ही, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, आप चेयर पे गए, टेबल पे गए, ठीक है? फिर आपने किताबें उठाई, तो आपका ये एक मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी को ही आप दूसरी किसी इवेंट से विजुअलाइज़ कर लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, तो आपने उसको चेयर से विजुअलाइज़ कर लिया, कंपेयर करके बना लिया। तो ऐसे आप मेथड और लोकाई काफ़ी ब्रॉड एक टेक्नीक है, काफ़ी यूज़फुल टेक्नीक है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएँगे। है ना? तो और मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल, जैसे एक एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आप सब्जियाँ लेने जाते हैं मार्केट में, है ना? तो आप विज़ुअलाइज़ कर लीजिए कि आपकी सब्जियाँ फ्रिज में या आपकी टेबल पे कहाँ-कहाँ रखी होती है, कौन-सी सब्ज़ी कहाँ रखी होती है, ठीक है? उसकी बेसिस पर आप विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं कि क्या-क्या मेरे को लेके आना है। मेरे को ब्रेड लेके आना है, तो ब्रेड मेरा वहाँ पे रखा होता है। आप ऐसे इस तरह से आप लोकाई का इस्तेमाल करके आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जैसे ही मार्केट में एंटर करेंगे, तो आपको एक बस मेंटल स्कीमा अपना खोलना है, मेंटल रूट अपना ओपन करना है। ठीक है? कि आपके किचन में कहाँ का सामान होता है, आपके रूम में कहाँ का सामान होता है। जब आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो अब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? निमोनिक्स तो आपका है ही, निमोनिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? हम इस्तेमाल भी करते हैं अपनी तैयारी करते वक़्त। ठीक है? विवगियो या काफ़ी सारे मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। चंकिंग का इस्तेमाल होता है, स्मॉलर यूनिट्स में इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। चंकिंग में आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़े-बड़े नेम होते हैं, तो हम उनके छोटे-छोटे शॉर्ट फॉर्म आप बना के इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है? डब्ल्यूटीसी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ऑल टाइम मनी, एटीएम, ठीक है? आप हिस्ट्री में भी काफ़ी सारे जो गवर्नर जनरल होते हैं, उनका आप चंक बना के आप याद करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है?
फर्स्ट लेटर टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो टू पिक अप द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड यू वांट टू रिमेंबर एंड अनइज देम टू फॉर्म अनदर वर्ड। ठीक है, जैसे विवगियो का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड का आपने बना लिया और उसके बेसिस पे आपने याद करने की कोशिश कर दिया। ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पे टेक्निक बता दी है, ये आपके काफ़ी यूज़फुल रहेंगी, आपका कंटेंट काफ़ी एनरिच रहेगा इनसे। फर्स्ट लेटर टेक्निक, चंकिंग, निमोनिक्स, मेथोडोलोकाई और कीवर्ड मेथड। ठीक है, तो ये जितने भी आपने आंसर देखे हैं, ये एक बेहतरीन मॉडल आंसर है जो हमने कंपाइल किए हैं। ठीक है? सेक्शन ए हमने किया था, सेक्शन बी भी अभी हम देखेंगे। पेपर 2 को भी एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो इसका अगर आप बेसिस आप निकालेंगे, अगर आपने एनसीईआरटी, बैरन या सीसर अली कोई भी एक आपने स्टैंडर्ड बुक अगर आपने पढ़ रखी है, ठीक है? और थोड़ा-सा आपने गूगल सर्च करके अगर मटीरियल को पढ़ा है, अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, है ना? थोड़ी स्टडीज़ वगैरह आपने पढ़ी है, तो आप इस पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, लेकिन वो अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है? तो आप देखिए इसको पूरे सारे जितने भी क्वेश्चन थे हम उनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और सेक्शन बी भी करना है और भी पार्ट करने हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए उसको। हम उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो ला लेकर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।